हेलो, मैं डॉक्टर पूनम आपका स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर में। आज हम 11th क्लास के चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू। हालांकि एनटीए ने टिश्यू को रिड्यूस कर दिया है मेरे बच्चों, पर फिर भी लास्ट ईयर इस सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे या उसकी थ्योरी को हम कैसे क्लियर करेंगे, हम एक वन शॉट में इसको क्लियर करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर से इपिथेलियल टिश्यू की पूरे नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं टिश्यू। ठीक है, जिसमें मैं टिश्यू की डेफिनेशन और आपको इपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताने वाली हूँ आज के लेक्चर में। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से, कौन है मेरे बच्चों, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से, उनके अंदर 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स क्या होते हैं, बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू, और ये टिश्यू एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन और पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड होंगे। किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर। क्या बोला मैंने, कॉम्प्लेक्स एनिमल में क्या है, 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, और ये 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होंगे स्पेसिफिक प्रपोर्शन और पैटर्न में, और ऑर्गेनाइज्ड होकर बनाएंगे ऑर्गन। क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, जैसे कि स्टमक, लंग्स, किडनी, हार्ट। ठीक है, अब बोलते हैं जब 2 और मोर ऑर्गन, क्या बोला, जब 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन। क्या कर रहे हैं, जब दो से अधिक ऑर्गन मिलकर कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसके द्वारा, बाय फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा, बाय फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन के द्वारा, तो दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। कैसे, जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हुए, कैसा, फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन करते हुए कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स के नाम है। पर अगर हम एग्जांपल को समझे किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम के एक छोटे से पार्ट का, कि देखिए लिवर है, लिवर भी एक ऑर्गन है, दूसरा स्टमक एक ऑर्गन है, पैंक्रियाज ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन है, डिओडेनम, ये भी ऑर्गन है। तो क्या, लिवर से वाइट जूस आएगा किसके, फूड सब्सटेंस के डाइजेशन के लिए, स्टमक से क्या आएंगे, पैंक्रियाटिक जूस आएगा, और पैंक्रियाज से, सॉरी, स्टमक से आएगा कौन, एचसीएल, पैंक्रियाज से आएगा पैंक्रियाटिक जूस, और गॉल ब्लैडर क्या करेगा, स्टोर वाइल को रिलीज करेगा डिओडेनम में, जहां पर फूड पार्टिकल्स का क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो क्या सारे ऑर्गन्स मिलकर कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा, डाइजेशन का। किसका, डाइजेशन का। तो इस तरीके से 2 या मोर ऑर्गन केमिकली और फिजिकली इंटरेक्ट होकर क्या कर रहे हैं, कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, किसका, डाइजेशन का। तो क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना देंगे। तो यही एक्सप्लेनेशन है किसका, एनसीईआरटी लाइन का। आई होप तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा मेरे बच्चों। अब अगर हम मूव करें आगे, तो टिश्यू की डेफिनेशन, क्या बोल रहे हैं हम, टिश्यू की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्या है, टिश्यू है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। क्या है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, किसके साथ, अलोंग विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स के साथ साथ क्या मिलेगा, लिटिल इंटरसेल्युलर सब्सटेंस मिलेंगे, किसके बीच में, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल के बीच में, और परफॉर्म करेंगे ये सारे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल स्पेसिफिक फंक्शन। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे, टिश्यू। मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स के साथ में इंटरसेल्युलर सब्सटेंस मिलेंगे, और सारी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मिलकर कॉमन या स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। इस तरीके की व्यवस्था से जो स्ट्रक्चर बनेगा या जो चीज हमें मिलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। अब बोलते हैं सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इन सबको हमने स्प्लिट किया है किसके अकॉर्डिंग, डिवीजन ऑफ लेबर के, और इनका ही डिवीजन ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट करता है सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। किसके रूप में, एज अ होल। तो मैं बोलूं अगर किसी भी लेवल पे डिफेक्ट कॉज हो जाए, जैसे मैं बोलूं पर्टिकुलर कोई टिश्यू प्रॉपर काम ना करे, तो क्या ऑर्गन अफेक्टेड हो जाएगा, ऑर्गन अफेक्टेड हो जाएगा तो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड हो जाएगा, और ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड होगा तो क्या बॉडी सरवाइव कर पाएगी एज अ होल, नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसऑर्डर डेवलप होगा, जो क्या करेगा, सर्वाइवेंस में क्या करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। समझ में आई है ये बात।
इसीलिए हमने उनके वर्क के अकॉर्डिंग इनको स्प्लिट किया हुआ है, और ये सब मिलकर जब प्रॉपर काम करेंगे तभी सर्वाइवल होगा बॉडी का एज अ होल। ठीक है, चलें आगे। अब बोलते हैं टिश्यू कितने हैं। कॉम्प्लेक्स एनिमल में 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू हैं, जिनका नाम है इपिथेलियल टिश्यू। क्या नाम है मेरे बच्चों? इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। कितने हैं? 4 बेसिक टिश्यू है। पहला इपिथेलियल है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है, तीसरा मस्कुलर टिश्यू है और चौथा न्यूरल टिश्यू है। ठीक है, तो हम इनके प्रोपोजिशन या परसेंटेज मतलब बॉडी में इनका क्या कितना परसेंटेज है उसकी बात कर लेते हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं 10%। सिमिलरली न्यूरल टिश्यू भी कितने परसेंट है? 10% है। अब हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो ये बनाते हैं कितना परसेंट? 30 to 40% बनाते हैं। और मस्कुलर टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है, क्योंकि ये बनाते हैं 50 to 60% टिश्यू का। ठीक है, होल टिश्यू का कितना परसेंट? 50 to 60% किसका बना होता है? मस्कुलर टिश्यू का। क्या बोला? एपिथेलियल टिश्यू 10%, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू 30 to 40%, मस्कुलर टिश्यू 50 to 60% और न्यूरल टिश्यू भी है सेम एपिथेलियल टिश्यू के जैसा 10%। अब हम बात करें कि इनको ऑरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों से ओरिजिनेट हो सकता है, तो ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल जर्म लेयर। पर जो कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू है इनका ओरिजिन मेसोडर्म से होता है, और न्यूरल टिश्यू ओरिजिनेट होते हैं किससे? एक्टोडर्म से। किससे? एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। अब हम देखें कि अगर इपिथेलियल टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। क्या बोल रही हूँ मैं? इपिथेलियल टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? तो इपिथेलियल टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन है डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। क्या बोला मैंने? डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। समझ में आ रही है बात? मतलब सारे मेन काम कौन कर रहे हैं? एपिथेलियल टिश्यू? नहीं भैया, मेन नहीं है, सारे टिश्यू मिलकर पूरी बॉडी के सर्वाइवल में हेल्प करेंगे, तो सबका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। पर एपिथेलियम के टिश्यू के फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो हमने बोला पहला चीज क्या? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कराएगा मतलब चीजें हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन के थ्रू क्या हो सकती है? ट्रांसपोर्ट हो सकती है। दूसरा फिल्ट्रेशन है, एक्सक्रीशन है, फिर लिखा है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन और कवरिंग का काम करेगा। कौन करेगा? एपिथेलियल टिश्यू करेगा। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्ट करता है स्ट्रक्चर को। जैसे कि हम बोले मसल्स को बोन से जोड़ना, बोन को बोन से जोड़ना। ठीक है, क्या बोला हमने? मसल्स को किससे कनेक्ट करना? बोन से, और बोन को बोन से कनेक्ट कराना, ये और क्या सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन भी कराना, ये सब काम किसका है? कनेक्टिव टिश्यू का। जैसे कि मैं बोलूं मसल्स को जब बोन से कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्टिव टिश्यू में कौन बनेगा? लिगा टेंडन्स बनेंगे। जब बोन को बोन से कनेक्ट करेंगे तो हमें कौन लगेगा? लिगामेंट लगेगा। कौन लगेगा? लिगामेंट लगेगा। अब हमने बोला जब प्रॉपर इस तरीके का अरेंजमेंट होगा या कनेक्शन होगा टिश्यूज का, तो क्या बनेगा? ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट बोन को और कार्टिलेज को। सही बात है, तभी हमारी शेप दिखती बॉडी की। ठीक है, अब हमने बोला ट्रांसपोर्टेशन होगा, करेगा कौन? कनेक्टिव टिश्यू। किसका? न्यूट्रिएंट, वेस्ट, हार्मोन, गैसेस। किसके द्वारा? ब्लड और लिम्फ के द्वारा। किसके द्वारा? बाय ब्लड और लिम्फ, क्योंकि यही क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कौन? ब्लड और लिम्फ है। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चों मस्कुलर टिश्यू। कौन आता है? मस्कुलर टिश्यू आता है। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो इस मसल्स में प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की। यही प्रॉपर्टी हेल्प करेगी मूवमेंट और लोकोमोशन में। किस में हेल्प करेगी? मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करेगी। और न्यूरल टिश्यू की बात करते हैं तो न्यूरल टिश्यू में प्रॉपर्टी होती जनरेशन की और ट्रांसमिशन की। किसके? इम्पल्स की। किसके? इम्पल्स की। तभी तो हमारी बॉडी में क्या मिलता है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मिलता है। सराउंडिंग में हम चीजों को क्या कर पाते हैं? ऑब्जर्व कर पाते हैं और उस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे पाते हैं। ठीक है, इस तरीके से चारों टिश्यू के स्पेसिफिक फंक्शन को हमने पढ़ लिया है। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं कौन से टिश्यू की? एपिथेलियल टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एपिथेलियल। तो सबसे पहले याद रखना है ईपी मतलब होता है अपॉन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ईपी मतलब अपॉन और थीलियल मतलब होता है लेयर या कवरिंग। तो हम बोल रहे हैं बॉडी के ऊपर कवरिंग बनाने वाला, ठीक है, या किसी भी ऑर्गन के ऊपर की कवरिंग बनाने वाला टिश्यू क्या कहलाएगा? एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा। तो एपिथेलियल टिश्यू में फ्री सरफेस होगी। क्या होगी? फ्री सरफेस होगी।
तो जैसे मैंने ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया है, उसके ऊपर ये सेल्स बनाई, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ईपी अपॉन मतलब इपिथेलियल टिश्यू के हम बात कर रहे हैं। इस इपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस आइदर फेस करेगी बॉडी फ्लूइड को या तो फेस करेगी आउटसाइड द इन्वायरमेंट को। किसको करेगी, या तो बॉडी फ्लूइड को या तो आउटसाइड द इन्वायरमेंट को, और ये बनाएगी या प्रोवाइड करेगी कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसको समझाने के लिए ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। तो हमने बोला ये एक बॉडी है, ये बॉडी के बाहर की कवरिंग किससे बन रही, इपिथेलियल टिश्यू से। इपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस फेस कर रही है आउटसाइड द इन्वायरमेंट को, पर अब हम बोल रहे हैं लाइनिंग भी बनाता सम पार्ट ऑफ द बॉडी की। तो हमने यहाँ बनाई है एलिमेंट्री कैनाल बनाई है, उसमें स्टमक बनाया है, स्टमक की लाइनिंग बना रही कौन, इपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पर इपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस फेस कर रही है बॉडी फ्लूइड को। किसको, बॉडी फ्लूइड को। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि ये कैसे है, बॉडी फ्लूइड को कैसे फेस करती है और आउटसाइड द इन्वायरमेंट को कैसे फेस करती है, कौन, इपिथेलियम की फ्री सरफेस, इपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस। ठीक है, अब हम मूव करते हैं किधर, कि जो इपिथेलियल सेल्स होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, ऐसा नहीं कि दूर दूर पड़ी हुई है, नहीं, बिल्कुल पास पास चिपक चिपक के हैं। तो कैसी है, कॉम्पैक्टली अरेंज, किसके साथ, इनमें मिलेंगे लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स, ठीक है, तो देख लेते हैं। रेड कलर की ये हमारे पास इपिथेलियल सेल्स है, जब ये अरेंज हुई तो इनके बीच में कुछ स्पेस रह गया, उस स्पेस को बोला लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, और इस लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस में जो फील्ड है उसे बोलेंगे लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। क्या मिलेगी, लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है इपिथेलियल सेल्स का। अब इपिथेलियम टिश्यू के टाइप की बात करते हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम वाले। कैसे होंगे, सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम। ठीक है, अब सिंपल इपिथेलियम कब बनेगी, जब से सिंगल लेयर मिलेगी किसकी, सेल्स की। तो देखो लिखा है मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। देखो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स क्या बना रही है, सिंपल इपिथेलियम, पर इसी जगह हमें सेल्स की क्या दिख रही है, मल्टीपल लेयर दिख रही है, मतलब 2 और मोर लेयर मिल रही है। तो ऐसे अरेंजमेंट से क्या बन जाएगी, कंपाउंड इपिथेलियम। क्या बन जाएगी, कंपाउंड इपिथेलियम। अब हम फंक्शंस को देख लेते हैं। तो जो सिंपल इपिथेलियम है वो बनाती है लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी की लाइनिंग बनाएगी। हमने यहाँ डायग्राम में भी दिखाया आपको। ठीक है, ये देखो लाइनिंग की बात करी है, ठीक है, बॉडी कैविटी की। और जो हमारे कंपाउंड इपिथेलियम है बच्चों, उसका है प्रोटेक्टिव फंक्शन as it does in our skin। जो स्किन हमारी प्रोटेक्टिव फंक्शन देती है, तो स्किन हमारी किसका एग्जांपल होगी बच्चों, कंपाउंड इपिथेलियम का। किसका एग्जांपल होगी, कंपाउंड इपिथेलियम का। अब जो सिंपल इपिथेलियम है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन सिंपल इपिथेलियम आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। कितने टाइप में, 3 टाइप में। पहला है सिंपल स्क्वाइमस इपिथेलियम, फिर आता है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, फिर आती है सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम, या आप सीधे बोल दे स्क्वाइमस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम और कॉलमनर इपिथेलियम। चलिए देखते तीनों में डिफरेंस क्या है और क्या क्या इनके फंक्शन से इसकी बात कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं सिंपल स्क्वाइमस इपिथेलियम की, तो सबसे पहले फंक्शंस को देखेंगे। तो जो सिंपल स्क्वाइमस इपिथेलियम है, इसका मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाना। क्या बनाना, डिफ्यूजन बाउंड्रीज, मतलब ऐसा सरफेस बनाना या ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड करना जहां से इजीली डिफ्यूजन हो जाए। क्या हो जाए, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सब्सटेंस या गैसेस का मूवमेंट हो जाए। तो ये बनाती है डिफ्यूजन बाउंड्री। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, जिसमें स्क्वाइमस इपिथेलियम फ्लैटेंड सेल होगी जिसके साथ इरेगुलर बाउंड्रीज होगी, और इसकी थिन सिंगल लेयर मिलेगी। क्या मिलेगी, थिन सिंगल लेयर, किसकी, फ्लैटेंड सेल्स की, जिनकी बाउंड्रीज कैसी है, इरेगुलर है। ठीक है, क्या काम है इनका, डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाना। मिलेंगी कहाँ, ब्लड वेसल्स की वॉल में, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। साथ ही साथ हमारी एल्वियोलाई, जिसको हम बोलते हैं एयर सैक ऑफ लंग्स, या मैं बोलूं एल्वियोलाई की वॉल में कौन सी इपिथेलियम मिलती है, सिंपल स्क्वाइमस इपिथेलियम, जो कैसी होगी, सिंगल लेयर होगी। कैसी होगी, सिंगल लेयर होगी। नेक्स्ट आती है क्यूबॉइडल इपिथेलियम। कौन सी आती है बच्चों, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ध्यान रखना, वहां क्या फंक्शन था, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना,
सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम का मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्यूबॉइडल इपिथेलियम में जो सेल्स मिलेंगी वो क्यूब लाइक होगी। कैसी होगी? बर्फ है, बर्फ के आइस क्यूब देखें उनके जैसी होगी, जिसमें न्यूक्लियस की पोलैरिटी सेंटर में होगी और इनकी मिलेगी सिंगल लेयर। क्या मिलेगी मेरे बच्चों? सिंगल लेयर मिलेगी। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिलेगी ये? तो डक्ट ऑफ द ग्लैंड, मतलब ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड की डक्ट में कौन सी इपिथेलियम मिलती है? क्यूबॉइडल इपिथेलियम मिलती है। और टिब्यूलर पार्ट ऑफ द किडनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, वहां पर भी कौन सी इपिथेलियम मिलती है? क्यूबॉइडल इपिथेलियम। कौन सी मिलती है? क्यूबॉइडल इपिथेलियम मिलती है। नेक्स्ट आती है कॉल्यूमनर इपिथेलियम। क्या आती है? कॉल्यूमनर इपिथेलियम। तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग पहले का क्या था? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना, दूसरे का सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन मेन फंक्शन था। पर कॉल्यूमनर इपिथेलियम का फंक्शन है हेल्प करना, किसमें? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। वहां मेन फंक्शन है, यहाँ पर हेल्प कर देंगे किसमें? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ कॉल्यूमनर इपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ टॉल कॉल्यूमनर सेल्स मिलेंगी, जो कैसी होगी? सिलेंडर के जैसी भी हो सकती है। इनकी न्यूक्लियस का अरेंजमेंट या पोलैरिटी टूवर्ड्स द बेस होता है। कहाँ होता है? टूवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। अब बोलते हैं इसकी फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? माइक्रोविलाई मिल सकते हैं। तो देखिए आपने सुना होगा माइक्रोविलाई और विलाई। ठीक है। जब इंटेस्टाइन की इनर म्यूकोसा में देखते हैं तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उनको विलाई, और विलाई के ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शंस क्या कहलाते हैं? माइक्रोविलाई। तो ये मैंने बनाए हैं माइक्रोविलाई। ये देखिए ये विलाई है, विलाई से ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टली मैंने माइक्रोविलाई का प्रोजेक्शन दिखाया है। तो यही एग्जाम्पल में भी है, जो क्या कॉल्यूमनर इपिथेलियम बनाएगी लाइनिंग ऑफ द स्टमक और इंटेस्टाइन। तो लाइनिंग ऑफ द स्टमक में माइक्रोविलाई के बनने से क्या हो जाएगा? स्टमक की म्यूकोजा में बन जाते हैं गैस्ट्रिक रूगी। क्या बन जाते हैं? गैस्ट्रिक रूगी बन जाते हैं। और इसी जगह स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग जब बनेगी तो उसमें मिलेगी विलाई और माइक्रोविलाई। ये रही आपकी विलाई, और विलाई के ऊपर बन रहे हैं माइक्रोविलाई। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कौन कौन सी इपिथेलियम हो गई? सिंपल स्क्वाइमस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम और कॉल्यूमनर इपिथेलियम। ठीक है मेरे बच्चों। चलो मूव करते हैं क्या कि जब कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल इपिथेलियम की अगर फ्री सरफेस बियर करे सीलिया, मतलब कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल इपिथेलियम की जो फ्री सरफेस है अगर वहां सीलिया प्रेजेंट होंगे तो इपिथेलियम का नाम बदल दिया जाएगा बच्चों। क्या कर दिया जाएगा? बदल दिया जाएगा। तब हम इसको बोल सकते हैं सीलिएटेड कॉल्यूमनर इपिथेलियम, या बोल सकते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। पर हम बोल रहे हैं फ्री सरफेस पे सीलिया मिले तो हम लगा क्या देंगे? सीलिएटेड इपिथेलियम। क्या बोलेंगे? सीलिएटेड इपिथेलियम। अच्छा, सीलिया का पर्पस क्या है? क्यों यूजफुल है? तो सीलिया क्या करते हैं? हेल्प किसमें? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एंड म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द इपिथेलियम। मतलब इपिथेलियम के ऊपर पार्टिकल्स और म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करेंगे। जैसे कि मैं बोलूं अगर सीलिया कहाँ मिलती है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो म्यूकस को या डस्ट पार्टिकल्स को प्रोपेल कराते हैं। कहाँ पर? बाहर की तरफ प्रोपेल कराएंगे। ऐसे ही अगर ये सीलिया कहाँ मिले? फेलोपियन ट्यूब में, तो ये क्या कराते हैं? फीमेल गैमेट के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो बोलते हैं प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स। कहाँ मिल रहे हैं? लाइक ब्रोंकियोल एंड फेलोपियन ट्यूब। फंक्शन बताया मैंने आपको। फेलोपियन ट्यूब में ओवम के कंडक्शन के लिए हेल्प करेंगे और ब्रोंकियोल में डस्ट पार्टिकल्स या फॉरेन सब्सटेंस या म्यूकस को बाहर की तरफ प्रोपेल कराएंगे। कैसे? जब इनमें सीलिया में मूवमेंट होगा। ठीक है। इसीलिए हमने बोला सीलिएटेड इपिथेलियम भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल इपिथेलियम की सेल से वो स्पेशलाइज्ड हो जाती किसके लिए? सिक्रीशन के लिए। तब हम नाम बदल देते हैं और कहते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियम। क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर इपिथेलियम बोलते हैं। ग्लैंडुलर इपिथेलियम के दो टाइप हैं। एक का नाम है यूनिसेल्यूलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम और दूसरा टाइप आता है मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम। नाम में लिखा है। जब इपिथेलियम में सिर्फ एक एक दो दो या दूर दूर या कम नंबर में ग्लैंडुलर सेल्स मिल रही है, आइसोलेटेड मतलब एक एक है, मतलब 10 सेल के बीच में एक सेल आ रही है ग्लैंडुलर सेल, तब हम नाम क्या दे देंगे?
यूनिसेल्यूलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम दे देंगे। पर जब मैं बोल रही हूँ ग्लैंडुलर सेल्स का क्या मिल रहा है, बंच या क्लस्टर मिल रहा है इपिथेलियम के अंदर, तो वो बन जाएगी मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम बन जाएगी। तो हमने बोला यूनिसेल्यूलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, आइसोलेटेड मतलब एक एक दो दो की बात की जा रही है, जैसे कि ग्लोबुलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल किसके एग्जांपल में आएंगे, यूनिसेल्यूलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम, यहाँ मिलेंगी, ये बने होंगे कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, देख रहे हो ये जितनी भी सेल्स यहाँ पर आपको दिख रही है सब ग्लैंडुलर है, मतलब सिक्रीटरी नेचर की। पर यहाँ बात करें तो ये सिक्रीटरी नेचर की, ये सिक्रीटरी नेचर की, एक एक या दो दो है, और यहाँ बंच में पड़ी हुई, गुच्छों में पड़ी हुई है, इसलिए नाम दे दिया यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। समझ में आया बच्चों आपको? चलें आगे मूव करें। तो अब हमें देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ दियर सिक्रीशन, किस आधार पर वो अपने सिक्रीशंस को पोर करती है, कौन, ग्लैंडुलर इपिथेलियम की ग्लैंड्स, उसके अकॉर्डिंग ग्लैंड्स कितने टाइप की है, दो टाइप की है। एक का नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम है? एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करेगी म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क और डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर प्रोडक्ट बाय डक्ट और टिब्यूल। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपको डक्ट्स मिलेंगी और ये क्या सिक्रीट करेंगे, म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम, मिल्क और अदर सेल प्रोडक्ट्स को ये क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगी। पर एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है। क्या होती है? डक्टलेस होती है। हमने पढ़ा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम में कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें डक्ट एब्सेंट होती है। ये अपने सिक्रीशन जैसे कि हार्मोन को डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड में या ब्लड में रिलीज करती है। ठीक है, तो इस तरीके से दो टाइप की ग्लैंड्स हो गई है। अब हमने पूरी की पूरी सिंपल इपिथेलियम पढ़ ली है। ठीक है, अब हमारे पास जो सेक्शन आता है वो है किसका, कंपाउंड इपिथेलियम का। किसका है? कंपाउंड इपिथेलियम का है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस करना आना चाहिए कि कंपाउंड इपिथेलियम और सिंपल इपिथेलियम में क्या फंक्शनल डिफरेंस है और कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो एक जगह तो दो चीजें तो हमने क्लियर करी थी, क्या कि जहां सिर्फ सेल्स की सिंगल लेयर हो वो सिंपल इपिथेलियम, जहां सेल्स की टू और मोर देन टू लेयर्स हो वो कंपाउंड इपिथेलियम, जो क्या दे, लाइनिंग बनाए सिंपल इपिथेलियम, जो प्रोटेक्शन दे वो कंपाउंड इपिथेलियम। ठीक है, पर कुछ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं कंपाउंड इपिथेलियम में जो एनसीईआरटी आपको बताती है। तो देखते हैं कैसे। कंपाउंड इपिथेलियम मल्टी लेयर्ड सेल्स दिखाएगी। क्या दिखाएगी? मल्टी लेयर्ड सेल्स। देखिए मैंने डायग्राम बनाया, बहुत सारी सेल्स का अरेंजमेंट दिख रहा है, इसीलिए हमने लिखा मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, मतलब मल्टी सेल्यूलर होगी। कैसी होगी? मल्टी सेल्यूलर होगी। और इसका लिमिटेड रोल है किसमें? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। मतलब ये बहुत 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 ना के बराबर रोल प्ले करेगी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। पर मेन रोल किसका था? सिंपल इपिथेलियम का। किसमें? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। अब बोला इसका जो मेन फंक्शन है प्रोवाइड करना क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस। किसके अगेंस्ट? केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट क्या करना है? प्रोटेक्शन देना है। तो प्रोटेक्शन का काम किसका है? कंपाउंड इपिथेलियम का है। अब कहते हैं जो कंपाउंड इपिथेलियम है वो कवर करती है, क्या करती है? कवरिंग देती है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को, साथ ही साथ मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। अभी हम देखेंगे आगे। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन मतलब स्किन की जो ड्राई सरफेस है वहां उस लेयर को कवर करेगी। फिर मॉइस्ट सरफेस या अंदर अपने बक्कल कैविटी में टंग को मूव करोगे ना, गीली है ना पूरी सलाइवा से, वो कौन सा सरफेस है? मॉइस्ट सरफेस। क्यों? क्योंकि वहां सलाइवा प्रेजेंट है। तो बक्कल कैविटी, फायरिंग्स और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियाटिक डक्ट, इन सब में कौन सी इपिथेलियम मिलेगी? कंपाउंड इपिथेलियम मिलेगी। कौन सी? कंपाउंड इपिथेलियम मिलेगी। चले अब बोलते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड इपिथेलियम। क्या आता है आपके पास? टाइप ऑफ कंपाउंड इपिथेलियम आता है। तो टाइप देखते हैं तो हमारे पास दो टाइप निकल के आते हैं किसके? कंपाउंड इपिथेलियम के। एक आता है नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम, मतलब जिसको हम खींच नहीं सकते हैं। तो क्या नाम दे दिया हमने? नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम, जिसमें स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी का नाम है स्ट्रेचेबल इपिथेलियम है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेचेबल
स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल इपिथेलियम, मतलब एक स्टेज से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, छोड़ो वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, मतलब जिसमें स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी है तो स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल इपिथेलियम, जिसमें स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी नहीं है नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम है। ठीक है, चल तो नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम भी फर्दर दो टाइप की है। पहले का टाइप क्या है, कैराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियम, क्या बोलते हैं हम, कैराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियम। दूसरा है नॉन कैराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियम। तो जहां पर कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट हो और सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट हो वो कौन सी कहलाएगी, कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियम। जहां पर कैरेटिन क्या हो, एब्सेंट हो और सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, मतलब ये लिविंग होगी, ऐसी इपिथेलियम क्या कहलाएगी, नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियम कहलाएगी। जो दिखने में मॉइस्ट होगी पर जहां कैरेटिन प्रेजेंट होगा वो कैसी होगी, ड्राई होगी, और सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो ये डेड होगी। ठीक है, क्या बोला हमने, नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम फर्दर दो टाइप की होती है, जिसमें कैरेटिन प्रेजेंट हो, जिसमें कैरेटिन नहीं हो। जिसमें कैरेटिन प्रेजेंट है वो क्या है, कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियम। जिसमें कैरेटिन प्रोटीन एब्सेंट है वो नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियम है। ठीक है, तो एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो जो कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियम है ड्राई होगी, ठीक है, डेड होगी, उसमें कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। और जैसे एग्जांपल में स्किन और इपिथेलियल डेरिवेटिव्स कौन कौन है, स्किन और इपिथेलियल डेरिवेटिव्स। तो देखो ड्राई बोल रहे, जब हम नहाते हैं तो स्किन को रब करते हैं तो क्या होता, मैल निकलता, मैल बोलते हो, एक्चुअल में वो मैल नहीं है, वो क्या है, डेड पार्ट ऑफ स्किन है। क्या है, डेड पार्ट ऑफ स्किन है, मतलब कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियम शेड ऑफ हो रही है। ठीक है, अब बोला इपिथेलियल डेरिवेटिव्स में हेयर, नेल्स, क्लॉज, हॉर्न और स्केल आते हैं। तभी तो हम नेल्स को कट करते हैं तो दर्द नहीं होता, बालों को कट करते हैं तो दर्द नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो डेड है। कौन से है, डेड स्किन या डेड इपिथेलियम का पार्ट है, जो क्या कहला रही है, इपिथेलियल डेरिवेटिव्स कहला रही है। ठीक है, अब इसी जगह हम बात कर लें नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियम की। तो यहाँ पर एग्जांपल में है लिप्स, लिप्स के ऊपर की कवरिंग, अंदर के पार्ट की, बक्कल कैविटी, पैलेट, चिक, फेरिंग्स, इसोफेगस, एनस, कॉर्निया, सर्विक्स और वेजाइना, वोकल कॉर्ड। इन सबके ऊपर की कवरिंग किसकी बनी हुई है, नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियम है। आ रही है बस समझ में कवरिंग में। अब आपकी बचती है कौन सी, स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल इपिथेलियम। इसी का दूसरा नाम है यूरोथेलियम, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में मिल रही है। तो हम बोल रहे हैं किडनी के अंदर है रीनल पेल्विस, फिर है आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा का, यूरिनरी ब्लैडर के पास वाला पार्ट क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा। इन सभी जगह में कौन सी इपिथेलियम है, कौन सी, यूरोथेलियम है। कौन सी, मतलब स्ट्रेचेबल, कौन सी, स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल इपिथेलियम है। कहाँ कहाँ मिलती है, रीनल पेल्विस में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा में। कहाँ कहाँ मिलती है, आपको ये चीजें क्लियर हो गई है। अब बोलते हैं कि 3 टाइप ऑफ जंक्शंस मिलेंगे, किसके अंदर मिलेंगे, इपिथेलियम में और अदर टिश्यू में, जिनका नाम क्या है, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है, और ये जो जंक्शन है वो स्पेशलाइज्ड जंक्शन है जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक किसके बीच में, बिटवीन दी इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, चलो कितने जंक्शंस के बारे में पढ़ना, 3, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और एडहेरिंग जंक्शन। क्या प्रोवाइड करेंगे, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल लिंक किसके बीच में, इंडिविजुअल सेल्स के बीच में। तो इन जंक्शंस को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन में होने वाले मॉडिफिकेशन को, जो 2 सेल्स की लेटरल सेल मेम्ब्रेन के बीच में मिलेंगे। ये 2 सेल्स है, इन 2 सेल्स की ये लेटरल सेल मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन के तौर पर क्या बन जाएंगे, सेल जंक्शंस बन जाएंगे। तो देखिए ये मैंने आपके सेल जंक्शन बनाए हुए हैं, एक सेल ये है आपकी, दूसरी सेल ये है, ये दोनों सेल्स के अलग अलग न्यूक्लियाई है, और यहाँ दोनों सेल की क्या है, लेटरल सेल मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन हमने बनाया है। तो देखिए लेटरल सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले जो जंक्शन मैंने रिप्रेजेंट किया है उसका नाम क्या है, टाइट जंक्शन। क्या नाम है बच्चों, टाइट जंक्शन नाम है, जहां पर दोनों सेल की लेटरल सेल मेम्ब्रेन टाइटली बाउंडेड है
और ये टाइट जंक्शन का दूसरा नाम होता है जोन्यूला ऑक्लूडेंस। क्या नाम होता है? जोन्यूला ऑक्लूडेंस होता है, जो हेल्प करता है स्टॉप करने में लीकिंग ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू। मतलब टिश्यू के मध्य में सब्सटेंस को लीक होने से रोकेगा। कौन रोकेगा? टाइट जंक्शन रोकेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो जंक्शन है वो है गैप जंक्शन। कौन सा है? गैप जंक्शन फैसिलिटेट करता है किसको? सेल को कम्युनिकेट करने, मतलब आपस में वार्तालाप करने के लिए क्या कर देता? सुगम बना देता है, इजी कर देता है उनका कम्युनिकेशन। किसके द्वारा? बाय कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। मतलब गैप जंक्शन के द्वारा दो पास पास की सेल्स के साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब कम्युनिकेट करेंगे तो क्या चीजें होगी? रैपिड ट्रांसफर होगा आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स का। क्या बोला मैंने? रैपिडली ट्रांसफर होगा किसका? आयन का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और सम टाइम बिग मॉलिक्यूल का। किसके द्वारा? गैप जंक्शन के द्वारा। क्यों? क्योंकि दो नियरिंग सेल या एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस कम्युनिकेशन को कौन फैसिलिटेट कर रहा है? गैप जंक्शन, ताकि क्या हो सके? ट्रांसपोर्ट हो सके रैपिड, तेजी से। किसका? आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और सम टाइम बिग मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है उसका नाम है एडहेरिंग जंक्शन। मैंने एडहेरिंग जंक्शन में आपको दो टाइप के जंक्शंस बताए हैं। एक का नाम है मैक्यूला एडहेरेंस, जिसको डेस्मोसोम्स बोलते हैं, ये लिखा है मैक्यूला एडहेरेंस। ठीक है, दूसरे का नाम मैंने सीधे डायरेक्टली लिखा है एडहेरिंग जंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए जोन्यूला एडहेरेंस भी कहते हैं। हेमीडेस्मोसोम्स मतलब एक ही लेटरल सेल मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन बताऊं तो क्या बन जाएगा? हेमीडेस्मोसोम्स बन जाएंगे। ये जो एडहेरिंग जंक्शन है वो परफॉर्म करता है सीमेंटिंग, मतलब दो सेल्स को आपस में चिपका के रख रहा है। सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। नेबरिंग सेल्स टुगेदर मतलब दो आसपास की सेल्स को आपस में सीमेंट करके चिपका के रख रहा है, मजबूती प्रदान करा रहा है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? एडहेरिंग जंक्शन के द्वारा। ठीक है, ये इस तरीके से इपिथेलियल टिश्यू में मिलने वाले जंक्शंस वर्क करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और फंक्शनल कम्युनिकेशन कराते हैं या लिंक बनाते हैं। तो मेरे बच्चों इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि इस सेक्शन से कोई क्वेश्चन आएगा। किसके ऊपर? इपिथेलियम के ऊपर। ठीक है, तो आप अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे इस सेक्शन के। अब आप एक बार एनसीईआरटी का रिप्रेजेंटेशन देखें, मतलब एनसीईआरटी की लाइन को गो थ्रू करें और एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ने से पहले मेरे इस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सिंपल वर्जन है। किसके अकॉर्डिंग? प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। आई होप तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।